नमस्कार, प्रणाम। मैं नदमन तिवारी हूँ और आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल अधिवक्ता महोदय पे। लखनऊ विश्वविद्यालय में LLB 3 ईयर्स कोर्स, LLB 5 ईयर्स कोर्स में आपके सेमेस्टर एग्जाम्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेकर के हम लोग लगातार बात कर रहे हैं। और हमने 3 ईयर्स में फर्स्ट ईयर और ऑनर्स में फर्स्ट ईयर और 3 ईयर सेकेंड ईयर के कई सारे पेपर्स को लेकर के, टॉपिक्स को लेकर के बात की है। आज के अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं LLB 5 ईयर डिग्री कोर्स में जो 8वें सेमेस्टर का पहला पेपर आपका है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ 2 का। पिछली बार आपने IPR में पेटेंट पढ़ा था, ट्रेडमार्क पढ़ा था, कॉपीराइट पढ़ा था। और इस बार जो आपकी 4 यूनिट है उसमें पहली यूनिट आपकी डिज़ाइन एक्ट 2000 से रिलेटेड है और दूसरी यूनिट में आपका जियोग्राफिकल इंडिकेशंस है, तीसरी यूनिट में प्लांट वैरायटी और बायोडाइवर्सिटी को लेकर के है और चौथी यूनिट जो है वो टोपोग्राफी और फोकलोर को लेकर के है। इस चारों यूनिट के जो आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होने वाले हैं, आपके लिए जो जरूरी सवाल होने वाले हैं, उसको लेकर के हम बात करेंगे आज अपने इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम जो डिज़ाइन एक्ट से सवाल पूछे जाते रहे हैं उनको लेकर के हम बात करते हैं कि चाहे आपको डिज़ाइन पढ़ना हो, चाहे आपको जियोग्राफिकल इंडिकेशन पढ़ना हो, चाहे फोकलोर के बारे में पढ़ना हो, चाहे बायोडाइवर्सिटी के बारे में पढ़ना हो, पहले तो इन शब्दों का, इन टर्म्स का मतलब समझ लीजिएगा कि इसका मतलब क्या होता है। बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, जियोग्राफिकल इंडिकेशंस का मतलब क्या होता है, जियोग्राफिकल इंडिकेशंस में जियोग्राफी का क्या मतलब है, भौगोलिक स्थिति का, भौगोलिक अवस्था का क्या मतलब है। अब जैसे सवाल आपके लिए डिज़ाइन से जो बनते हैं, सबसे पहले तो ये है कि डिज़ाइन का अर्थ क्या है, मीनिंग क्या है डिज़ाइन का, डिज़ाइन एक्ट में 2000 में। और जो डिज़ाइन का रजिस्ट्रेशन होता है, जैसे पिछली बार आपने पेटेंट का रजिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ा, पेटेंट के इन्फ्रिंजमेंट के बारे में पढ़ा, वैसे ही आपको यहाँ पर एक चीज़ देखनी है कि डिज़ाइन का मतलब क्या होता है और जो प्रोसीजर है रजिस्ट्रेशन का, उसको एक फ्लो चार्ट के माध्यम से आप समझा सकते हैं तो फ्लो बहुत बेहतर होगा। प्रयास करिएगा कि डिज़ाइन का जो रजिस्ट्रेशन का मेथड है कि कैसे डिज़ाइन अप्रूव होती है, तो उसके डिज़ाइन के अप्रूवल का जो रजिस्ट्रेशन का जो मेथड है उसको फ्लो चार्ट से समझा दीजिएगा। यहीं पर जो एक कॉपीराइट के और डिज़ाइन के आपसी संबंध का एक सवाल आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसे सवाल हो सकता है कि व्हाट इज़ द इंटररिलेशनशिप बिटवीन कॉपीराइट एंड डिज़ाइन, कॉपीराइट में और डिज़ाइन के बीच में संबंध क्या है। वहीं पर एक सवाल ये भी था कि कैन अ पर्सन हैव बोथ कॉपीराइट्स एंड डिज़ाइंस राइट एट द सेम टाइम, क्या एक व्यक्ति के पास जो प्रतिलिप्याधिकार है और डिज़ाइन अधिकार है, क्या वो एक ही समय में प्राप्त कर सकता है। और उसी के साथ में आपको थोड़ी सी पायरेसी, डिज़ाइन की जो पायरेसी है अंडर डिज़ाइन एक्ट 2000 वो क्या थी, उसको आप देख लीजिएगा कायदे से। डिज़ाइन का मतलब क्या होता है और इसको ओरिजिनल डिज़ाइन कब कहा जाएगा, कब आपकी डिज़ाइन को कहा जाएगा कि ओरिजिनल डिज़ाइन है, क्योंकि ओरिजिनल डिज़ाइन जब तक नहीं होगी तब तक उसका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। तो डिज़ाइन की मीनिंग, ओरिजिनल डिज़ाइन की मीनिंग और डिज़ाइन के जो पंजीकरण का, डिज़ाइन के रजिस्ट्रेशन का जो तमाम तरीका है वो। उसके बाद जो दूसरा आपके लिए वहीं पर जरूरी पड़ जाता है कि जो डिज़ाइन के रजिस्ट्रेशन का जो कैंसिलेशन है उसके ग्राउंड्स क्या क्या हैं, मतलब कि ग्राउंड्स ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ डिज़ाइन। और जो पायरेसी की बात हम लोगों ने करी कि जो रजिस्टर्ड डिज़ाइन है उसकी पायरेसी का मतलब क्या है, कब कहा जाएगा कि पायरेसी हो गई, चोरी हो गई, और आपके पास क्या रेमेडीज़ है। मान लीजिए आपकी कोई डिज़ाइन थी और आपको लगता है कि उसकी पायरेसी हो गई, चोरी हो गई, तो उस डिज़ाइन की जो पायरेसी हो रही है, जो चोरी हो रही है, उसके अगेंस्ट आपके पास क्या क्या राइट्स हैं। उसके बाद हम जो आगे बढ़ें, जो तीसरा सवाल आपके लिए जरूरी है, जियोग्राफिकल इंडिकेशंस का मतलब क्या होता है, व्हाट इज जियोग्राफिकल इंडिकेशंस। और जियोग्राफिकल इंडिकेशन का भी जो रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया है, जो प्रोसीजर है रजिस्ट्रेशन का, वो आपके लिए जरूरी है। उसके बाद ये है कि क्या जियोग्राफिकल इंडिकेशंस जो हैं वो रजिस्ट्रेशन होने के बाद, या रजिस्ट्रेशन जिन जीआई का रजिस्ट्रेशन हो चुका है, जिन जीआई टैग का रजिस्ट्रेशन हो चुका है, क्या वो ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं, क्या वो किसी को हस्तांतरित किए जा सकते हैं, इस प्रकार का है। उसके बाद एक आध बार इस प्रकार का सवाल पूछा गया है जोड़ करके कि ब्रीफली एक्सप्लेन एनीवन लीगली रजिस्टर्ड जियोग्राफिकल इंडिकेशंस इन इंडिया एंड हाईलाइट द मेन डिस्टिंक्शन बिटवीन ट्रेडमार्क्स और जियोग्राफिकल इंडिकेशन। पहली चीज़ तो आप यहाँ पर जब पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर जियोग्राफिकल, जैसे पहले में हम लोगों ने डिज़ाइन की बात की, तो डिज़ाइन और कॉपीराइट को थोड़ा सा तुलनात्मक अध्ययन करके जाइएगा। वैसे ही आप जियोग्राफिकल इंडिकेशंस को और ट्रेडमार्क को थोड़ा सा, उसमें जो मुख्य कहें संबंध है या कहें अंतर है, उसको कायदे से देख लीजिएगा। और कुछ ऐसे इंडिया के जो जीआई टैग हैं, मतलब कि कोई एक जीआई टैग, दो जीआई टैग आप थोड़ा सा मन में याद रखिएगा कि फला जगह पर फला जीआई टैग फला व्यक्ति को मिला हुआ है, या फला फसल पर मिला हुआ है, फला फूल पर मिला हुआ है, पत्ती पर मिला हुआ है, इस प्रकार से। तो वो चीज़ आपके लिए ठीक हो जाएगी। जियोग्राफिकल इंडिकेशन इन रिलेशन टू गुड का मतलब क्या होता है। और एक चीज़ और वहाँ पर जरूरी आपके लिए है कि जो डिफरेंस है बिटवीन प्रोड्यूसर, अथराइज्ड यूजर और रजिस्टर्ड प्रोप्राइटर। तो रजिस्टर्ड प्रोप्राइटर में, अथराइज्ड यूजर में और प्रोड्यूसर का जो अंतर है वो जान लीजिएगा कि क्या होता है।
और जो रजिस्टर्ड प्रोपराइटर है, जो रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी है, उसको क्या अधिकार प्राप्त हैं। जो जियोग्राफिकल इंडिकेशन का रजिस्टर्ड प्रोपराइटर है उसके पास क्या क्या राइट्स हैं, क्या क्या अधिकार है, उसको भी आप कायदे से पढ़ लीजिएगा। एक पुराने समय में जिस समय ये पेपर हुआ था उस समय उड़ीसा के एक रसगुल्ला को लेकर के, आप बंगाली में रसोगुल्ला और उड़ीसा के रसगुल्ला में थोड़ा सा एक विवाद था कि उसको उसका जो टैग है, जो जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग है, वो किसके पास होना चाहिए, किसका वो है, रेसिपी किसकी है, उसको लेकर के विवाद था। तो एक बार आप नेट पे चेक कर लीजिएगा, अपने नोट्स में चेक कर लीजिएगा कि हाल में अगर देश में कहीं पर जीआई टैग को लेकर कोई विवाद हुआ है, राज्यों के बीच में, दुकानदारों के बीच में, या किसी चीज़ के उत्पादक के बीच में, या प्रोपराइटर के बीच में, यूजर्स के बीच में, तो एक बार उसको भी आप कायदे से देख लीजिएगा। तो ये 4 जो सवाल शुरुआत के हैं, 5 सवाल शुरुआत के हैं, ये आपके डिज़ाइन एक्ट से और जियोग्राफिकल इंडिकेशन एक्ट से हो गए। उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो फिर बायोडाइवर्सिटी का मतलब आप क्या समझते हैं, और बायोडाइवर्सिटी का जो जैव विविधता का मतलब क्या है, और व्हाट आर द प्रोविजंस रिगार्डिंग ऑफ असेस ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अंडर द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002। उसके साथ ही आप ये पढ़ लीजिएगा कि जैव विविधता अधिनियम 2002 के अधीन जैव विविधता तक जो पहुंच है उसके प्रावधान क्या क्या हैं, उसके जो मुख्य बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 का है उसके मुख्य प्रावधानों को पढ़ लीजिएगा। वहीं इसमें एक चीज़ और ज़रूरी है कि जो नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी है, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी मतलब राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का कॉन्स्टिट्यूशन कैसे होता है, संगठन कैसे होता है, उसकी शक्तियाँ क्या हैं और उसके कार्यभार को भी समझाइए। इस प्रकार का सवाल आपसे पूछे जाने की उम्मीद रहती है। तो जैसे एक वहीं पर एक दूसरा सवाल है कि एक्सप्लेन, जो एम्स और ऑब्जेक्टिव हैं प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज़ एंड फार्मर्स राइट 2001, जो ये अधिनियम है प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज़ एंड फार्मर्स राइट 2001, इसके जो एम्स हैं, इसके जो उद्देश्य हैं, ऑब्जेक्टिव हैं उसके, वो क्या क्या हैं, और व्हाट काइंड ऑफ वेराइटीज़ आर प्रोटेक्टेड, किस प्रकार की जो प्रजाति है उसको संरक्षित किया गया है, एंड व्हाट इज़ द क्राइटेरिया फॉर प्रोटेक्शन अंडर प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज़ एंड फार्मर्स राइट एक्ट 2001, क्या जो उसके जो प्रावधान है वो क्या क्या हैं पादप प्रकार एवं कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम 2001 के अंतर्गत, कि किसी भी जो अनिवार्य अनुज्ञप्ति जारी हो रही है उसके प्रावधान क्या क्या हैं, उसके ग्राउंड्स क्या क्या हैं। उसी के साथ में आप एक चीज़ और देख लीजिएगा, जो असेस टू बायोलॉजिकल रिसोर्सेज और जैविक संसाधनों तक पहुंच और बेनिफिट शेयरिंग के जो मुख्य प्रावधान है एक्ट में, उसको कायदे से पढ़ लीजिएगा। जैविक संसाधनों तक पहुंच और लाभ साझाकरण से संबंधित जो जैव विविधता अधिनियम 2002 के प्रावधान है उसकी आपको थोड़ी सी चर्चा करनी है। तो ये चीज़ है आपकी, ये बायोडाइवर्सिटी एक्ट से है। और वहीं पर एक चीज़ और है कि जो ड्यूरेशन है, प्रोटेक्शन की ड्यूरेशन है, प्लांट वेराइटीज़ के प्रोटेक्शन की जो ड्यूरेशन है, व्हाट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज़ इन इंडिया आफ्टर रजिस्ट्रेशन अंडर पीपीवी एंड एफआर एक्ट 2001, और कब माना जाएगा कि एक रजिस्टर्ड वैरायटी का इन्फ्रिंजमेंट हो रहा है, ये कब माना जाएगा कि एक रजिस्टर्ड वैरायटी का इन्फ्रिंजमेंट हो रहा है, और व्हाट आर द रेमेडीज ऑफ इन्फ्रिंजमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडर द एक्ट। कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क की तरह ही यहाँ पर भी आपको डिज़ाइन एक्ट हुआ, इसके पहले ये पीपीवी एंड एफआर एक्ट हुआ। इसमें आपको ये देखना है कि अगर किसी वैरायटी को संरक्षित वैरायटी कह दिया गया है, पौध किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम 2001 के अंतर्गत रजिस्ट्रीकरण के पश्चात आपका जो भारत में पौधों की जो किस्म का जो संरक्षण है, जो प्रोटेक्शन है, वो कितने लंबे समय तक के लिए मिलता है, उसकी ड्यूरेशन क्या क्या है, और रजिस्ट्रीकरण किस्म का उल्लंघन कब होता है, कब ये माना जाएगा कि उसका उल्लंघन हो रहा है, और अगर उल्लंघन हो गया तो उसके आपके पास उपाय क्या क्या हैं, आपके पास उसकी रेमेडीज़ क्या क्या हैं। उसके बाद अगला सवाल देखें तो सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट का आप मतलब क्या समझते हैं। जो हिंदी में कहें तो अर्धचालक एकीकृत परिपथ, सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट का मतलब क्या समझते हैं, और इसको अडॉप्ट क्यों किया गया, और जो प्रोसेस है, रजिस्ट्रेशन की जो प्रोसेस है अंडर दिस एक्ट, वो आपको कायदे से पढ़ करके जाना है। और इसी के ऊपर एक सवाल और है कि सेमीकंडक्टर लेआउट डिज़ाइन का मतलब क्या होता है, और सेमीकंडक्टर लेआउट डिज़ाइन का मतलब के साथ साथ व्हाट कैन बी रजिस्टर्ड अंडर सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट्स लेआउट डिज़ाइन SICLD एक्ट 2000, व्हाट इज़ द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस एंड टर्म ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ इट। मतलब कि सेमीकंडक्टर लेआउट डिज़ाइन का मतलब क्या होता है, सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट लेआउट डिज़ाइन अधिनियम 2000 के अंतर्गत क्या पंजीकरण किया जा सकता है, किससे पंजीकरण किया जा सकता है, और इसके पंजीकरण की प्रक्रिया क्या है, और संरक्षण की समयावधि क्या है।
जैसे पहले पीपीवी एंड एफआर में हमने देखा कि वहाँ पर रजिस्टर्ड वैरायटी की कितनी ड्यूरेशन कितनी है, कितने लंबे समय तक उसको संरक्षित माना जाएगा, किया जाएगा, वैसे ही यहाँ पर है कि इसमें पंजीकरण की प्रक्रिया क्या है सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट लेआउट डिज़ाइन एक्ट में 2000 के एक्ट में, और पंजीकरण की प्रक्रिया के साथ साथ इसकी संरक्षण की समयावधि क्या है। आगे बढ़ें तो एक जो चौथी यूनिट से आपके लिए जरूरी सवाल है, ट्रेडिशनल नॉलेज का मतलब आप क्या समझते हैं, पारंपरिक ज्ञान से आप क्या समझते हैं, और आगे है कि जो प्रोटेक्शन मैकेनिज्म है, ट्रेडिशनल नॉलेज का जो प्रोटेक्शन मैकेनिज्म है, चाहे वो नेशनल लेवल पे हो चाहे इंटरनेशनल लेवल पे हो, उसको आपको सुटेबल इलस्ट्रेटिव केस के साथ बताना था। कुछ ऐसे केसेस लिखने थे जिसमें आपको ये चीज़ आप सिद्ध कर सके कि ट्रेडिशनल नॉलेज को यहाँ पर कंजर्व किया गया है, उसको संरक्षित किया गया है। उसके बाद आप कुछ टर्म्स हैं जैसे फोकलोर है, नो हाउ है, फार्मर्स राइट है, हिंदी में कहे तो लोक साहित्य है, तकनीकी जानकारी और कृषक के अधिकार, इन पे आपको छोटी टिप्पणी करनी थी। तो वहाँ पर आप ट्रेडिशनल नॉलेज का मतलब क्या है देख लीजिएगा। नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे कुछ सुटेबल इलस्ट्रेशंस के साथ इस चीज़ को सिद्ध कीजिएगा कि जो प्रोटेक्शन मैकेनिज्म है ट्रेडिशनल नॉलेज का नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे वो किस प्रकार से है, क्या है। और यहीं पर एक चीज़ फिर से कह दें तो जो पुराना मतलब जो ट्रेडिशनल नॉलेज को लेकर के सवाल है वो इसी के इर्द गिर्द आसपास ही आया है कि नेशनल लेवल पे इंटरनेशनल लेवल पे क्या क्या है। तो पहली यूनिट में डिज़ाइन एक्ट 2000 में आपको जो मुख्य धाराएं हैं उसमें आपके सिलेबस में लिखा भी हुआ है, जहाँ पे रजिस्ट्रेशन आप पढ़ रहे हैं वहाँ पे आपको सेक्शन 3 to 9 और 16 to 21 पढ़ना है कायदे से, और वहाँ पर पायरेसी कायदे से पढ़ लीजिएगा, पायरेसी के अगेंस्ट जो रेमेडीज़ मिल रही हैं उसको कायदे से देख लीजिएगा। उसके बाद जियोग्राफिकल इंडिकेशन का जो एक्ट है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 का, उसको भी देख लीजिएगा कायदे से, और जो 2000 वाला एक्ट है उसको भी कायदे से पढ़ लीजिएगा। तो मुझे लगता है कि यहाँ से आपको जो सवाल हैं वो मिलने में आसानी रहेगी और आपका जो पेपर होगा बढ़िया हो जाएगा। तो ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को आपके पहले पेपर के लिए। आपका जो भी अगला पेपर होगा उसके वीडियो को लेकर के हम जल्दी उपस्थित हो जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में मेरे ढेर सारे लिंक दिए हुए हैं, वहाँ पर आकर के आप हमसे जुड़िए और आपका जो सुझाव हो, शिकायत, समीक्षा हो, उसको आकर के वहाँ पर चर्चा करते हैं। तो ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को आपके पहले पेपर के लिए। जल्दी आपके नए वीडियो के साथ उपस्थित हो जाऊँगा। प्रणाम।